बिहार को जो एडवांटेज होना चाहिए था, हाँ मिनरल रिच स्टेट है, हाँ वो नहीं मिला। खेती बाड़ी, जैसा मैंने कहा कि शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद भी फ्यूडल सिस्टम था, जमींदार थे, तो वो जमींदारी सिस्टम में तो ग्रोथ होता नहीं है। ओके लालू प्रसाद यादव जी हाँ वो कहा करते थे, आर्थिक विकास मेरा एजेंडा नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट माई एजेंडा। अच्छा वो बोलते थे अब बोलते थे, ऑन रिकॉर्ड बोलते थे। और आप महाराष्ट्र आए इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। महाराष्ट्र वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है, लेकिन जो बंबई में हाँ हुआ हाँ बिहारियों के साथ, हाँ आप जानते हैं कि नहीं नहीं हमें सम्मान, गलत है। मैं आपकी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा कि गलत है सही है, लेकिन तो फिर भी गए, क्यों गए? माइग्रेशन किस लिए हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत, फ्लाइट ऑफ टैलेंट है। मैंने नीतीश जी को कहा था एक सेमिनार में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर कि ये फ्लाइट ऑफ टैलेंट क्यों हो रहा है? जातिवाद तो है ही, बंद नहीं होगा। अगर यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? आपके महाराष्ट्र में जातिवाद चल रहा है। हाँ मैं नहीं आपको नहीं उसमें जाना चाह रहा हूँ। आपके महाराष्ट्र में जातिवाद नहीं चल रहा, चलता है। महाराष्ट्र रिजर्वेशन क्या है आपका? नीतीश कुमार ने क्या किया? सुशील जो लालू में कमी थी उसको उन्होंने पिकअप कर लिया। गवर्नेंस का कोलैप्स था, शासन प्रशासन गिर गया था। सच ये है कि दोनों गलत है, दोनों और जाति धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास, मानव विकास, ये मुद्दा होना चाहिए। और कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी पार्टी है इस देश में, और डायनेस्टिक रूल से देश को मुक्त करना चाहिए। दिनकर की एक फेमस लाइन है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जेपी मूवमेंट में ये खूब चला था। तो किसी एक पार्टी के लिए ये मैं नहीं कह रहा हूं। समय का चुनाव ठीक नहीं है बरसात के वक्त में, डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट थोड़ी सबके पास नहीं, ये सब दिक्कत जरूर है, लेकिन उसको मुसलमान छूट जाएंगे, ये छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे। एक खास जाति को गाली दे दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। एक खास धर्म को गाली दे दीजिए, आप वोट जीत जाएंगे। आप बनाते रहिए पुल, तो उनको सत्ता चाहिए, तो रास्ता आसान ढूंढेंगे, लेकिन उस जनता का क्या? तो जनता तो सत्ता में आएगी नहीं। नमस्कार, मी गणेश पोकळे लेट्सअपमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी आत्ता आहे पटनामध्ये, बिहार इथल्या निवडणुका सुरू होतात। पटना युनिव्हर्सिटी 1983ची स्थापना, कॉलेज होतं अगोदर, नंतर ती युनिव्हर्सिटी झाली। मी ज्यांच्यापाशी बसलो ते MK चौधरी, इथले अर्थतज्ञ, ज्यांनी पटना युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतलं। नंतर ते पटना युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक म्हणून लागले, नंतर त्याच विभागाचे ते प्रमुख झाले। अगोदर ते प्रिन्सिपल होते आणि पुढच्या काळात ते सायन्स फॅकल्टीचे डीन होते। तर MK चौधरी हे बिहारमधलं एक मोठं नाव, ज्यांनी इथल्या आर्थिक परिस्थितीवर कायम ते लिहिलंय, भाष्य केले आणि राजकीय परिस्थिती भाष्य केलं। सर, लेट्सअप मराठी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा अभी इलेक्शन का माहौल है, सभी जगह हम जाके आए, घूम के आए हैं। तो हम महाराष्ट्र से आते हैं, तो बिहार से बहुत सारे लोग, जब माइग्रेंट बोलते हैं हम, तो बिहार छोड़ के रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए, काम ढूंढने के लिए, सबके लिए बिहार महाराष्ट्र आते हैं। कहीं भी जॉब मिल जाता है। बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज भी यहाँ सोचते कि यहाँ सुविधा हमें नहीं मिलती, जो शिक्षा के तौर पर है, रास्ते के तौर पर है, चिकित्सक है, बिजली है, सभी जगह। तब आप इकोनॉमिस्ट है, अर्थतज्ञ आपको बोला जाता है। बिहार का सब आपने यहाँ पढ़ाई की है, शिक्षण भी दिया है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि इस आर्थिक स्थिति इतनी मतलब नीचे क्यों है? पहला कारण ऐतिहासिक है। ओके। बिहार अनडिवाइडेड बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड शुरू में एक ही था, बाद में उड़ीसा अलग हुआ, पहले बिहार अलग हुआ बंगाल से 1912 में। हाँ। उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ, हाँ। 36 में, जहाँ तक हमको याद है 1936। हाँ। और 2000 में ये झारखंड गया। तो ये रिच स्टेट था रिसोर्सेज की दृष्टि से, ओके। आर्थिक संपदा की तरफ, ओके। मिनरल से ही थे और बहुत फर्टाइल लैंड। लेकिन ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, मत भूलिए। जहाँ 1793 में, जहाँ तक मुझे याद है, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जिसका मतलब जमींदारी सिस्टम, जिसका मतलब है फ्यूडल सिस्टम। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम फ्यूडल था। और सारी दुनिया का इतिहास उठा कर देख लीजिए, जहां भी सामंतवाद था उसमें आर्थिक विकास नहीं के बराबर होता है। वो इकोनॉमिक सिस्टम
में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, सोशल सिस्टम ऑपरेसिव है, अन्याय है, एंड पॉलिटिकल सिस्टम भी जमींदारों के साथ में। साथ है। तो ये 1950 में ये जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ, पेजेंट मूवमेंट उसके लिए जिम्मेवार था। तब से आज विकास का काम शुरू हुआ। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह के वक्त में कई प्लांट बने, इंडस्ट्री बने, लेकिन उस समय भी एक राष्ट्रीय नीति थी जिसको भारा समानीकरण कहते हैं, फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी, जिसका मतलब ये हुआ कि बिहार का कोयला धनबाद में जिस रेट में बिकेगा उसी रेट में महाराष्ट्र में आपके बीर में भी बिकेगा, चेन्नई में भी बिकेगा। तो जो बिहार को लाभ होना चाहिए था, इंडस्ट्री यहाँ आने की जरूरत क्या है? तो इंडस्ट्री क्योंकि सभी जगह सेम रेट, हाँ सेम रेट में मिलेगा। और उसका एक ही तरीका था कि ट्रांसपोर्ट में जो फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी उसको कहते हैं, भाड़ा समानीकरण। अब ऐसी नीति बनी कि बिहार को जो एडवांटेज होना चाहिए था, मिनरल रिच स्टेट है, वो नहीं मिला। खेती बाड़ी, जैसा मैंने कहा कि शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद भी फ्यूडल सिस्टम था, जमींदार थे, तो वो जमींदारी सिस्टम में तो ग्रोथ होता नहीं है। तो एक तो ये बड़ा कारण रहा ऐतिहासिक, और सरकार की नीति। बाद में शुरुआती दौर में कुछ उद्योग लगे, बरौनी फर्टिलाइजर बना, बरौनी में तेल शोधक बना, बोकारो स्टील प्लांट लगा, HEC बना रांची में। लेकिन 1990 तक आते आते सोशल जस्टिस मूवमेंट का इम्पैक्ट, और वो उसका बैकग्राउंड जेपी मूवमेंट था, आप जानते हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस मूवमेंट, एक यहाँ सत्ता स्थापित हुई जिसके मुखिया आज भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी। वो कहा करते थे आर्थिक विकास मेरा एजेंडा नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट माय एजेंडा। अच्छा, वो बोलते थे ऑन रिकॉर्ड बोलते थे। क्या कारण रहा होगा ऐसा बोलने का? तो वो सत्ता में भी आए थे, तो सोशल जस्टिस के नाम पर ही आए थे, और उनके दिमाग में ये बात थी, उनका जो रूट्स था वो भी वही था, तो उनके दिमाग में ये बात आई। तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा कमजोर पड़ गया। तो जब, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खेती की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, इनकम जनरेशन कम है, सरप्लस लेबर उसमें है। लेकिन जब सरप्लस लेबर है तो एक ही रास्ता था ना, औद्योगिकरण। और था भी, ब्रिटिश पीरियड में 1920 में 50% शुगर मिल्स बिहार में थे। लेकिन वो धीरे धीरे डिके किया, तो नया औद्योगिकरण होगा तभी तो उसमें रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन स्टेट की स्थापना जब हुई, तब भौगोलिक कारण से ये सब चीजें हुई, लेकिन राजनीति में जब सत्ता आती किसी की, तो प्रयास करता है ना आदमी की जो उद्योग बढ़े, तो वो उनका ओरिएंटेशन ही नहीं था, उनका सोशल रूट्स नहीं था। वो कहते थे कि नहीं, सामाजिक न्याय मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक। सामाजिक क्या स्थिति थी ऐसा कि जो इसलिए कि यहाँ पर जाति प्रथा है, और आज भी राजनीति में उसका महत्व है, और आज भी उसका उपयोग हो रहा है, जाति का। हाँ, जाति का। जब राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर्वेसर्वा नेता राहुल जी कास्ट सर्वे और कास्ट की राजनीति की बात करते हैं, तो अब वो जमाना याद कीजिए ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जमाना, मंडल कमीशन का जमाना। तो जात के आधार पर राजनीति होनी है, तो उसमें डेवलपमेंट का एजेंडा रेज करने की जरूरत क्या है? मतलब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं जाति जनगणना, वो जातिवाद का एक मुद्दा है। स्वाभाविक है, जात के नाम पर मोबिलाइज करना चाहते हैं वो। इसके पहले लालू जी ने यही काम किया, उसके पहले मंडल कमीशन में यही हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। सत्ता पाने का सबसे आसान तरीका है जातिवाद और धर्म। मतलब जाति गणना ठीक नहीं है, वो एक अलग प्रश्न है, उस पर मेरे विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन जाति को आधार बना के राजनीति करना दूसरी बात है। आप जाति का गणना कर लीजिए, पहले भी होता था 1931 सेंसस तक, लास्ट सेंसस था 1931, और जब 79 में रिजर्वेशन का मुद्दा उठा कर्पूरी जी के वक्त में, तो मुझे याद है मैंने पुराना रिकॉर्ड्स निकाला, 1931 सेंसस, उसके बाद तो 41 सेंसस हुआ नहीं दूसरे विश्व युद्ध के कारण। तो जात के आधार पर राजनीति होने लगी।
तो जात के नाम पर राजनीति पहले केंद्रीय स्तर पर हुआ। आप जानते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। हाँ, हाँ, मंडल कमीशन आया हाँ, और बाद में लालू जी ने उसको का फुल उपयोग किया। हाँ, इसका लाभ ये हुआ कि जो दबे कुचले लोग थे, मध्यम वर्ग थे, उनको आवाज मिली, लेकिन उससे जो पावर जनरेट हुआ, हाँ, हाँ, उसको लालू जी और उनके परिवार ने अपने हाथ में हाईजैक कर लिया। और मैं उस समय कहता था कि बिहार का शरीर डेमोक्रेटिक है, जो इसके लेकिन जो इसका शासन है अनडेमोक्रेटिक ही नहीं है, फ्यूडल है। और जब फ्यूडलिज्म में दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, विकास नहीं, आर्थिक विकास पर जोर नहीं होता है, तो ये एक बड़ा कारण लेकिन था। सोशल जस्टिस की जो लड़ाई थी, हाँ, उसके कारण इकोनॉमी बैकवर्ड, मतलब मैंने ये नहीं डायरेक्ट उसमें ये नहीं किया कि सोशल जस्टिस की लड़ाई थी इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये लेकिन इतना सीधा कारण स्वाभाविक है, फोकस उस पर चला गया। आज भी उस पर फोकस है, आज भी सोशल आज सोशल जस्टिस पर। लालू जी का क्या पॉलिटिक्स है? हम लालू जी को कंडेम करने के लिए नहीं कह रहे, उनका योगदान है। सामाजिक न्याय भी एक बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, और जो वंचित वर्ग है उसको सत्ता मिलनी चाहिए, ये एक बात हुई। लेकिन केवल उसी पर आप रहेंगे और राजनीति का आधार वही बनाएंगे और आप तो कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा है नहीं, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट आया नहीं, यहाँ का इन्वेस्टमेंट प्रमोट नहीं हुआ। तो लोगों को रोजगार चाहिए, कृषि पर पहले से अधिक लोग हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इनकम नहीं है। तो लोग कहाँ जाएंगे? पहले तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में तो बाद में, लेकिन जब पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1960 के दशक में, तो बिहार के मजदूर कहाँ गए? पंजाब हरियाणा गए ना। वेस्टवार्ड मूवमेंट था, नॉर्थ वेस्ट, लेकिन उसकी भी सीमा थी, और कुछ लोग कलकत्ता जाते थे। आपको मैं उतना लंबा नहीं खींचना चाहता। अब एक फेमस विदेशिया एक फोक नाटक है भिखारी ठाकुर का, लोग कलकत्ता जाते थे जूट मिल में काम करने के लिए। तो कलकत्ता कितना एब्जॉर्ब करेगा? कलकत्ता ईस्टर्न इंडिया में कलकत्ता वाज द ओनली सेटअप जो थोड़ा कमर्शियल कैपिटल की तरह था, इंडस्ट्रियल भी था, जूट इंडस्ट्री थी। तो कुछ लोग वहां गए, बाद में पंजाब की तरफ गए, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब यहाँ काम करने की बहुत एनर्जी है, लेकिन अवसर नहीं था। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी लेबर सरप्लस था, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर हटा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, काम मिल भी रहा तो लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम है, मजदूरी कम मिल रही है, और चूंकि फ्यूडल सिस्टम था तो उसको इज्जत भी नहीं मिल रही है। तो जब पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे, इसी का कारण हुआ कि लोगों ने स्थलांतरित किया, माइग्रेट किए पहले। और जब वहां भी सैचुरेशन पॉइंट पर आया तो आप जानते हैं महाराष्ट्र गए, और आप महाराष्ट्र आए इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। महाराष्ट्र वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है, लेकिन जो बंबई में हुआ बिहारियों के साथ, आप जानते हैं कि सम्मान गलत है। मैं आपकी प्रतिक्रिया नहीं कह रहा कि गलत है, सही, लेकिन तो फिर भी गए। क्यों गए? मजबूरी थी। ये जो पुल फैक्टर था नहीं हुआ, पुश फैक्टर था, डिस्ट्रेस माइग्रेशन है। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जाने के लिए ऑप्शन ही नहीं बचा, ऑप्शन नहीं है। पंजाब गए, उसकी भी सीमा थी, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए। अब इस बीच में शिक्षा भी ध्वस्त हो गई, तो शिक्षा के लिए लोग अब चेन्नई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अब दुखद बिल्कुल हुआ, और इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेवार है। शुरुआती दौर में आजादी के बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के वक्त में कई एजुकेशनल सेंटर्स बने, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगे, जैसे कहा बोकारो, HEC, बरौनी फर्टिलाइजर, तो बने कुछ। लेकिन वो जितना लेबर यहाँ है उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाया। तो पहले पंजाब गए, बाद में महाराष्ट्र गए, साउथ गए, अभी चेन्नई में लोग काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ के मजदूर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई जिम्मेवार, एक तो सिस्टम जिम्मेवार है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ प्रॉपर्ली, और अभी तक भी नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, होता है पर स्लो प्रोग्रेस। उसके लिए मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है। क्या कारण है कि लोग यहाँ नहीं इन्वेस्ट करते हैं? क्या होगा?
आपने शब्द सुना होगा जंगल राज, मेरा कौन क्या हुआ नहीं है। सुना, हाँ। क्यों इंडस्ट्रीज रहेंगे? बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज का प्लान यहाँ से हुआ है ओ, 90 के दशक में। ओके। तो जब यहाँ के लोग ही बाहर चले जाएंगे तो जो यहाँ का बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज बाहर चला जाएगा, बाहर का आएगा नहीं, तो औद्योगिकरण क्या होगा? जो पहले से था वो भी ठप पड़ गया। ओके। अब उसके लिए एक व्यक्ति केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, यस, यस, यस। लेकिन उसको गुंडागर्दी मौका का रीजन हो सकता है, मौका शायद बोलते मिला हैं, था, लेकिन मौका मिला था हाँ। कि सोशल जस्टिस के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एजेंडा बनाते, हाँ। उनके रोजगार की व्यवस्था करते, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते। हम्म। हुआ नहीं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? गवर्नेंस कोलैप्स कर गया, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। तो सत्ता बदली 2005 में, नई सरकार आई, हाँ। काम शुरू हुआ। हाँ। मुझे याद है उस जमाने में हाँ। 2005 के बाद हाँ। कि सारी दुनिया का अटेंशन बिहार बन गया कि बिहार बदल रहा है। हाँ। आपके जैसे जर्नलिस्टों की भीड़ लग गई। हाँ। हाँ। फॉरेन एम्बेसीज के रिप्रेजेंटेटिव, मुझे याद है, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पत्रकार हमसे भी मिलने आ जाते थे यूनिवर्सिटी में। तो एक एक्साइटमेंट था। तो कुछ शुरू हुआ, कुछ बदलाव से क्या मतलब? हाँ, यह नीतीश जी के राज्य में तो और चेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन गवर्नेंस तो हमेशा इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं, मतलब अभी भी नहीं है। और इसी कारण से माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन किस लिए हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, थोड़ा बहुत फ्लाइट ऑफ टैलेंट है। मैंने नीतीश जी को कहा था एक सेमिनार में इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के कि ये फ्लाइट ऑफ टैलेंट क्यों हो रहा है। तो आप जब तक यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो टैलेंट कहाँ जाएगा? तो यहाँ इन्वेस्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो बहुत तौर पर मतलब पैगने पर जो बाढ़ आती है, तो इसका कोई रीजन है? बाढ़ भी कारण है, वो तो एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है। आप जानते हैं कि हिमालयन रेंज में आता है, हिमालय से रिवर निकलती, वो खास करके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है तो फ्लडेड होता है। तो इसका कारण होगा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। लेकिन एक बात और हम करें, जो ब्रिटिश पीरियड में सोन कैनाल सिस्टम बना, फेमस सोन कैनाल सिस्टम, वो डिके में चला गया। यस, फ्री इंडिया में कोसी बराज बना, गंडक बराज बना, लेकिन शुरुआती दौर में बन करके उसका फुल उपयोग नहीं हुआ, डिके में जा रहा है। तो इरिगेशन पोटेंशियल रहते हुए भी यहाँ इरिगेशन का फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर का विकास कैसे होगा? और एक आप देखिए पंजाब हरियाणा ऑलमोस्ट 100% इरिगेशन, यहाँ नहीं है, यहाँ 50% से भी कम है। तो आप एग्रीकल्चर की को इरिगेट नहीं करेंगे, आप एग्रीकल्चर मतलब रिवोल्यूशन नहीं, या बिल्कुल SR सेन कमीशन बना था और कहा था सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में हुआ, नहीं हुआ आज तक। तो सब कुछ के बाद भी ना एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसमें लैंड इंस्टीट्यूशनल चेंज की जो थी, लैंड रिफॉर्म्स कमीशन बनाया नीतीश जी ने, उसके रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया डी बंदोपाध्याय का। एजुकेशन को सुधारने के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग बना मुकुंद दुबे जो फॉरेन सेक्रेटरी के तरफ, शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। तो लोग करे क्या? रोजगार के लिए प्लान, शिक्षा के प्लान, स्वास्थ्य के लिए प्लान, तो कोई ना कोई जिम्मेवार तो होगा। एक तो सिस्टम जिम्मेवार है, और उस सिस्टम को बदलने का जो नेतृत्व पर प्रिजाइड करते हैं, जो वो टॉप पॉलिटिकल क्लास है, वो जात पात और अपने भेसड इंटरेस्ट में रह गए। परिणाम हुआ कि आज बिहारी की वो दुर्दशा है। लेकिन आज 21वीं सदी चल रही है, तब भी जातिवाद चल रहा है। जातिवाद तो है ही, बंद नहीं होगा। अगर यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? आपके महाराष्ट्र में जातिवाद चल रहा है। मैं नहीं आपको उसमें जाना चाह रहा हूँ। आपके महाराष्ट्र में जातिवाद नहीं चल रहा, चलता है। मार्शल रिजर्वेशन क्या है आपका? स्वाभाविक है, राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सर्वे की बात हो रही है, क्यों हो रही है? क्या वो सोशल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कास्ट के नाम पर सोसाइटी डिवाइड हो और मोबिलाइज हो और उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाए। अभी नए नए एक नेता आए हैं जिन्होंने मोदी जी को भी सत्ता आने में मदद की, प्रशांत किशोर, जिनकी चर्चा सुन रहे। उनका अभी लेटेस्ट क्या कहना है कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान हमको वोट दे दे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। अब बोलिए, आप नया नेता हैं, आप लालू रेजिम और नीतीश रेजिम के बीच से एक नया स्टार उभरे हैं, और आप फिर वही बात कर रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि 40% हिंदू और 20% मुसलमान दे दे तो सत्ता में आ जाएंगे। अरे आप कल्पना कीजिए, देखिए बड़े आदमी है। हाँ, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कीजिएगा,
सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए क्या कीजिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने के लिए क्या कीजिएगा। पीके खुद पीएचडी होल्डर आदमी है। वो बहुत कुछ है, आप जानते हैं, मैं उनके हाँ। बारे में पर्सनल यहाँ हाँ, बात करके हाँ, आपका समय नहीं लेना चाहता। हम्म, लेकिन जो नए लोग भी आ रहे हैं, नहीं, उन्होंने भी जातिवाद किया, धर्म किया, तो राजनीति फिर वही होगी जो वही पिछले हो होते रही रहे है। आ रही राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती है उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ भी है, यहाँ पे। और यहाँ तो और है, क्योंकि यहाँ जाति रियलिटी है। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो आरजेडी के काल में मतलब लालू प्रसाद ने जो सोशल जस्टिस की बात की और इकोनॉमी से थोड़ा दूर किया, बात नहीं की उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में ध्यान दिया देखिए कि नहीं? नीतीश कुमार ने क्या किया, सोचिए, जो लालू में कमी थी उसको उन्होंने पिकअप कर लिया। ओके ओके। गवर्नेंस का कोलैप्स था, हम्म, शासन प्रशासन गिर गया था, हम्म, और गवर्नेंस का जो सेंटर होता है, जो कोर होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसमें सुधार आया, ओके। जंप किया, हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सड़कें बनी, बिजली, नीतीश ने बहुत कुछ किया। लेकिन उसकी रफ्तार और तेज होनी, इतनी डेफिसिट थी, तो गवर्नेंस डेफिसिट को मीट किया, और सामाजिक न्याय के फंड पर भी उन्होंने ऐसी जातियों को ज्यादा महत्व दिया जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, ओके। जो करीब छूट गए थे। इंटरमीडिएट कास्ट थे लालू, हाँ हाँ हाँ। तो नीतीश भी इंटरमीडिएट कास्ट के हैं, हम्म, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा महादलित का कॉन्सेप्ट लाया, ओके। और लेकिन वो भी एक ऐसे सिस्टम को प्रिजाइड करते हैं जो मेजर रिफॉर्म्स नहीं कर पाते हैं। जो कहा उन्होंने ही लैंड रिफॉर्म्स कमीशन बनाया था डी बंदोपाध्याय का, आज तक रिकमेंडेशन लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इंस्टीट्यूशनल चेंज क्यों नहीं हुआ एग्रीकल्चर में? क्या कारण है कि सिस्टम करप्ट है, गवर्नेंस करप्ट है, ऊपर से नीचे, सबसे ज्यादा इवन यूनिवर्सिटी सिस्टम करप्ट हो गया है। तो आप किससे उम्मीद करते हैं? जो नए स्टार आ रहे हैं वो भी जात धर्म की बात कर रहे हैं, और केवल एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, केवल लालू जी इन्वॉल्व है ये मैं नहीं कहूंगा। लालू जी तो थे ही, उसके एकदम मसीहा थे, मसीहा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। उसके प्लस पॉइंट भी हैं, आवाज मिली गरीबों को, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कहाँ मिले? बिहार में अगर शिक्षा ध्वस्त है तो सबसे ज्यादा तो गरीब, मेरा और एक मजदूर। ऐसा क्वेश्चन था कि जब बिहार का एक हिस्सा झारखंड के तौर पर एक राज्य नया हुआ है, तो आज जीडीपी जो बोला जाए, जो इनकम पर कैपिटल इनकम है, तो आज बिहार से ज्यादा झारखंड का है, इसलिए कि वो इंडस्ट्रियल है ना। आप आज मतलब जो नेचुरल अर्बनाइजेशन वही ना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होगा वहाँ अर्बनाइजेशन होगा। तो कहाँ धनबाद कहाँ था, झरिया कहाँ है, एचईसी कहाँ था, बोकारो कहाँ था? झारखंड में गया। ये तो एग्रीकल्चर साइड है जो फ्लड अफेक्टेड है, वाटर मैनेजमेंट नहीं रहने से फ्लड और ड्राउट के शिकार बनता है, और एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की गई, हुआ नहीं। एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया नहीं गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, नया इंडस्ट्री लगा नहीं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आया नहीं, यहाँ के इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया गया, और धीरे धीरे शासन प्रशासन में जो गिरावट आई है और करप्शन और रेड टेपिज्म बढ़ा है, उससे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो कहाँ विकास? जब विकास नहीं होगा तो रोजगार कहाँ होगा? रोजगार नहीं होगा तो इनकम कहाँ से होगा? और पर कैपिटा इनकम तो पॉपुलेशन और जीडीपी का रेशियो है, पॉपुलेशन भी बढ़ ही रहा है, और रिसोर्सेज उस हिसाब से डेवलप नहीं होगा। 13 कोटी के आसपास। हाँ, फिर भी पर कैपिटा इनकम बिहार का बढ़ा है, आप देखेंगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, या कम है। तो इसको मेजर सिर्फ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उस 2-4 लोग जो है, नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव, उससे अगली जनरेशन तेजस्वी यादव होंगे, चिराग पासवान होंगे, या अपने प्रशांत किशोर होंगे, उसमें से किसके उम्मीद लगती है आपको? हम इंडिविजुअल के बारे में अभी नहीं कमेंट करें, लेकिन राजनीति तो कॉमन है। क्या है आधार तेजस्वी यादव का? MY समीकरण, मुस्लिम यादव का जो पिताजी से उन्होंने इनहेरिट किया। चिराग पासवान का क्या है विरासत? बिहारी फर्स्ट कहने से काम नहीं चलेगा। दलित वोट बैंक, दलित लीडर। मैं नहीं कहता कि दलितों के साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ है, सदियों से अन्याय हुआ, उनको सोच मिलना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा अगर ये होगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? तेजस्वी यादव, इवन नीतीश पूरी तरह से जात नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया था कास्ट लीडर के रूप में, बीच में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसे कुछ निकले, लेकिन फिर घूम के उसी पर आ गए। और जो बीजेपी वाले लोग हैं उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से सब कुछ हो जाएगा, तो वो हो रहा है। गवर्नेंस पर किसकी चिंता है?
और जो नए नेता उभर के आ रहे हैं वो कहते हैं कि 40% हिंदू हमको वोट दे रहे, 20% प्रधान की। तो जो आप खुद लिखे कहाँ पढ़े। जाएगा युवक, कहाँ जाएगा? माइग्रेट नहीं करेगा, जाएगा कहाँ? इतना अनफॉर्चुनेट है कि आजादी के 75 साल बाद भी स्कूल से शिक्षा के लिए महाराष्ट्र जाना पड़े, कल डबल कॉलेज जाने के लिए पुणे जाना पड़े। कल मैंने जो 2-4 मतलब बच्चे बात करते, मतलब पढ़ाई करते जी की, मेडिकल जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, तो उन्होंने बोला कि हमारा फ्यूचर यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं, तो हमको बाहर जाना है। नहीं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा हूँ लगभग 60 साल, आज भी मैं यूनिवर्सिटी में क्लास लेता हूँ बीमार रहने पर भी। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, आई एम नोन फॉर माई। तो इतने दिनों के बाद भी किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, सिचुएशन है। नहीं, स्थिति अच्छी नहीं है। उम्मीद तो करनी ही चाहिए, और उम्मीद पर ही वी हैव टू बी बॉर्न ऑप्टिमिस्ट, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं प्रॉफिट ऑफ डूम नहीं हूं, प्रॉफिट ऑफ डिस्पेयर नहीं हूं कि कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो लेकिन सोच बदलनी होगी, नेतृत्व बदलना होगा। ऐसे लोगों को आना पड़ेगा जो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन जिनका है, जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों का विकास चाहते हैं। सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, या और उनको एक स्वच्छ प्रशासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। और ये ब्यूरोक्रेसी का भी स्ट्रैंगल होल्ड है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और सरकार कुछ लोगों तक सीमित है। डेमोक्रेसी वोट होता है, डेमोक्रेसी तो बिहार की जनता डेमोक्रेटिक है, नो डाउट, लेकिन जो लोग नेतृत्व में आते हैं वही डेमोक्रेटिक नहीं रहते हैं, और वो भूल जाते हैं उस जनता को। और यही कारण है कि ये हो रहा है। और चुनाव के वक्त जात हैंडी है, जात और धर्म के नाम पर लोग को मोबिलाइज आसानी से किया जा सकता है। ये बिहारी में नहीं हो रहा, आपके यहाँ हो रहा, महाराष्ट्र में। मराठा रिजर्वेशन क्या है आपका? राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी का कास्ट सर्वे क्या है? इसलिए केवल बिहार, ये पूरे देश की राजनीति मुझे डिप्रेस करती है। होना ये चाहिए। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? मोदी जी ने कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन जो समाज में डिवीजन हुआ है वो भी धर्म की राजनीति करते हैं। केवल उसके लिए वही जिम्मेवार नहीं है, दूसरे लोगों ने अपीजमेंट किया माइनॉरिटी का, मोदी जी मेजॉरिटी का कर रहे हैं। और एक दूसरे को लोग जस्टिफाई करते हैं। जो बीजेपी वाले हैं वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है, और माइनॉरिटी वाले कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का खतरा है, हिंदू कम्युनलिज्म है। सच ये है कि दोनों गलत है। और जाति धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास, मानव विकास, ये मुद्दा होना चाहिए। और कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी पार्टी है इस देश में, और डायनेस्टिक रूल से देश को मुक्त करना चाहिए। और डायनेस्टी केवल इंडिया वही नहीं है, इंडिया में तो है ही। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन नेशनल कांग्रेस की सत्ता कैसे ट्रांसफर होती है। राजीव गांधी जो कल तक प्लेन चलाते हैं सीधे प्रधानमंत्री होते हैं, राहुल जी बन जाते हैं, देश के भाग्य विधाता बनने की बात करते हैं, क्या है। लेकिन मैं केवल उनको व्यक्तिगत नहीं करना चाहता हूँ। आपके महाराष्ट्र में क्या है? वाई शुड उद्धव ठाकरे बी द लीडर? बाल ठाकरे के बाद उन्हीं को क्यों होना है? उसके बाद उनके बेटे आदित्य को क्यों होना चाहिए? तो ये जो नॉन रिपब्लिकन स्पिरिट है, यहाँ लालू के बाद तेजस्वी, व्हाट इज तेजस्वी? तेज प्रताप, व्हाट इज दैट? तो ये जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आप यूपी में आप समझिए, कहने के लिए समाजवादी पार्टी, बाप के बाद बेटा, चाचा, ये पूरे परिवार तक सत्ता है। यहाँ लालू जी का परिवार के 4 आदमी पार्लियामेंट में है और असेंबली में है। तो ये जो राजनीति हो रही है ये फ्यूडल पॉलिटिक्स है, ये मेडिएवल पॉलिटिक्स है, मध्ययुगीन है, जहाँ राजनीति जात। लेकिन सभी पार्टी में होता है तो किसको दोष दिया जाए? दोष सबको दिया जाएगा दोष। यू आर ए जर्नलिस्ट, जो भी करे उसको करना चाहिए। सभी करते हैं इसलिए सही हो गया, ये तो बात नहीं कही जा सकती। तो फिर हमारे पास जैसे आदमी के पास आते हैं, क्यों आते हैं? सभी कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। व्हाई शुड आई एक्सेप्ट? एक महात्मा गांधी ने पूरे देश को आजादी दिलाने में कितनी मदद की। अगर गांधी ने यही सोच लिया होता तब क्या होता, हमको तो बताइए। अगर भगत सिंह ने यही सोच लिया होता तो क्या होता, कि एक से क्या होगा? हम जानते हैं कि एक से कुछ नहीं होगा। एक जयप्रकाश नारायण ने यही सोच लिया होता तो इमरजेंसी के वक्त की स्थिति याद कीजिए,
जेपी मूवमेंट याद की। लेकिन होता क्या है कि ये जितने डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं जिससे नेता निकलते हैं आगे होके डिजेनरेट करते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जनता का प्रेशर कम जाता है। ओके। तो आपको एक तरह की क्रांति चाहिए जो सतत चलती रही, और वो क्रांति का मतलब कि जागरूकता होनी चाहिए जनता में जो अपने पॉलिटिकल क्लास पर प्रेशर बनाए रखे। लेकिन हम अगर जात धर्म पर, क्षेत्र के नाम पर, परिवार के नाम पर वोट करेंगे तो वी गेट द गवर्नमेंट वी डिजर्व। और अगर नेतृत्व नहीं होगा, स्टेट का बड़ा रोल होता है, लीडरशिप का। ऐसा नहीं है कि विकास केवल स्टेट ही करता है, प्राइवेट इनिशिएटिव भी है, लेकिन स्टेट का रोल है। ब्रिटिश इंडिया में भी ब्रिटिश सरकार का रोल था। यहाँ रेलवे बना, गवर्नमेंट के सपोर्ट से बना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने गवर्नमेंट का। केवल गवर्नमेंट विकास नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट की बड़ी भूमिका होती है। और गवर्नमेंट अगर कंट्रोल्ड होती है, बनती है, बिगड़ती है, गिरती है वेस्टेड इंटरेस्ट से, तो अब क्या। और उसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जनता चुपचाप देख रही है। परिणाम देखिए, बहुत दिन से रोजगार नहीं मिला, हमें कोई संधि नहीं मिली, इसलिए जनता के अंदर एक ऐसा विस्फोट हो जाता है जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ, अभी नेपाल में हुआ। तो इसका देखिए वो केवल बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका की बात नहीं है, ये सब जगह ये जो पॉलिटिकल क्लास है, हम पॉलिटिकल क्लास की बात करते हैं, एक पार्टी की बात नहीं करते, एक नेता की। ये पॉलिटिकल क्लास जो डेमोक्रेसी के नाम पर आती है, और हक होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, वही होना चाहिए जो इंडिया में हो रहा है। और डेमोक्रेटिक थ्रू वो सत्ता का दुरुपयोग करती है। तो जनता को उस वक्त कहना चाहिए, दिनकर की एक फेमस लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी मूवमेंट में ये खूब चला था। तो किसी एक पार्टी के लिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, डेमोक्रेटिक प्रेशर नीचे से नहीं होगा, तो जो स्वाभाविक है ह्यूमन नेचर है कि जो आप अंदाज कल्पना कीजिए कि जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था, किसी एक परिवार तक सीमित हो जाए। जिस समाजवादी पार्टी की बात होती है, एक परिवार तक सीमित हो जाए यूपी में, यहाँ लालू जी में सीमित हो जाए, या जो लोग परिवार नहीं चला रहे हैं जैसे नीतीश कुमार, वो इतने सत्ता उनके हाथ में केंद्रीकरण हो जाए, क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, उनका कार्यकाल इतना जो मिला है उनको, तो सही रहा है? नहीं, शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, उसके बाद उनका भी डिके हुआ है। अभी बदलाव चाहिए। अब बदलाव आप हमसे क्या कहवाना चाहते हैं? हम लीडर से बदलने से सोशल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के बदलाव की बात करते हैं, और इस बात की कोई कारण नजर नहीं आता। जैसे कहा कि नया नेतृत्व उभर रहा है और कहता है कि जात के नाम और धर्म के नाम पर हमको वोट दीजिए। जो सरकार बनेगी जात और धर्म के नाम पर, और धर्म एक तरफ से नहीं हो रहा है, धर्म दोनों तरफ से उपयोग हो रहा है। कुछ लोग मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू को मोबिलाइज कर रहे हैं। नेता बदलने से कुछ नहीं होता, लोग सोच व्यवस्था बदलनी चाहिए। और सोच बदलनी चाहिए। ये तो शुरू से बात हो रही है, जेपी ने भी यही कहा था, लेकिन हो नहीं रहा है। और उसका कारण आप इतिहास में ढूंढ के निकालिएगा तो उसका कारण ये पॉलिटिकल क्लास ही नहीं है, जनता भी ये उनके चकमे में आती है, और जात धर्म का शिकार होकर, क्षेत्रीयवाद का शिकार होकर के, परिवार के शिकार होकर के हम उन मूल्यों के लिए न वोट करते हैं, न उसके लिए लड़ते हैं, जिन मूल्यों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिर्फ बदलाव नहीं होगा बल्कि उत्थान होगा। और बिहार में इस वक्त मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि जो नेता सामने हैं उनमें इसकी आशा कम जगती है। सभी में करीब सभी है, क्योंकि वही राजनीति जात और धर्म में, जब आपका रास्ता गलत हो, गांधी जी कहते थे मीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साधन में महत्वपूर्ण है, केवल साध्य नहीं, साधन भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप जात धर्म के रास्ते से सत्ता में तो इसमें से कोई एक बनेगा, तो इसमें नीति से कोई एक, तो इसमें कोई बनेगा, जनता तय करेगी, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सभी को मतलब इसमें से एक भी नहीं लग रहा कि आपको उम्मीद रख सकते हैं कुछ। आज जो सामने आ रहे हैं लोग, उनकी राजनीति एक ही है। कुछ लोग हिंदूवाद की नाम पर हिंदुओं को मोबिलाइज कर रहे हैं, पहले मुसलमानों के नाम पर, अभी भी मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही है। आप अभी देखिए ना, एक बड़ा पत्रकारों की बड़ी संख्या में लोग आए, हमसे भी मिले,
जो ये पुनरीक्षण हो रहा है, मतदाता पुनरीक्षण, हाँ हाँ, अब वो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रास्ता है। समय का चुनाव ठीक नहीं है बरसात के वक्त में, डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट थोड़ी सबके पास नहीं, ये सब दिक्कत जरूर है, लेकिन उसको मुसलमान छूट जाएंगे, ये छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे, घुसपैठिया हो जाए, ये सब जो सवाल उठता है कोई पक्ष में विपक्ष में, जो एक संवैधानिक है। लेकिन क्या हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, झारखंड में, अब दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, लेकिन ये सारे सिर्फ बिहार में हुआ है। अरे अब तो पूरे देश में अनाउंस हो गया। SRI तो इलेक्शन के पहले न होना चाहिए, पहले नहीं हुआ था, अब नहीं होना चाहिए, होना जरूरी था। अरे स्वाभाविक है। मैं आपको बताऊं कि मेरे ही घर के लोग जितने यहाँ थे आज गांव में चले गए, कोई कहीं चले गए, तो पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए, लोग नहीं रहे, नहीं होना चाहिए। और जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो क्या साबित कर रहे हैं कि गलतियां हैं, तो सुधार नहीं होना चाहिए। अब सुधार में गड़बड़ी हो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में जाए, विपक्ष में जाए, जब आप जीतते हैं तो वही पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है, जब आप हारते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम गलत है, इलेक्शन गलत है। और जितनी संवैधानिक संस्थाओं है उस पर क्वेश्चन करना, SR के ऊपर क्वेश्चन किया है, UN के ऊपर क्वेश्चन किया है, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, वो नहीं, लेकिन गलत है। हम ये नहीं कहते कि क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सारी संस्थाओं को करेंगे तो क्या उसमें जाएंगे, जब तो फिर होगा क्या। तो ये सारे होने के बाद थोड़ा करेक्शन आ जाएगा सब में। अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसमें छूटना नहीं चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये BLA क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव क्या करते थे। खतरा इस बात का है कि जो कमजोर तबका है, वंचित है, दबा कुचला है, जो खेतीबाड़ी में लगा हुआ है, ये उसको आप ऐसे वक्त में, इलेक्शन कमीशन भी ने ऐसा समय चुना जबकि बिहार का एक बड़ा हिस्सा फ्लड में है, जब वो जानता है कि यहाँ के लोगों के पास इस पर क्वेश्चन उठा सकते, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सरकारी कामकाज ऐसा होता है, तो छूटने का भी तो डर है। लेकिन उसको ये कहना कि ये वो छूट जाएंगे, जानबूझ के किया जा रहा, उससे मेरी सहमति नहीं बनती है कि कुछ खास लोगों को हटाने के लिए या कुछ खास पार्टी उसको कब्जा करना चाहे, वो गड़बड़ी है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस की जो राहुल गांधी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें थोड़े सबूत दिखाए कि इसमें, अरे सबूत तो उनके कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, कोई व्हाई डोंट ही रिजाइन, उनकी बहन के कंस्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं रिजाइन करते, जहां जहां उनकी सरकार है वहां भी सबूत है। उनके नेता के 2-2 ID निकले हैं, यहाँ के एक नेता का निकला 2 ID। उनका मानना है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन ही फ्रॉड है, ये सब गलत है, ये चीप पॉलिटिक्स है, तब तो सब कुछ गलत है। हमको याद है वो जमाना, मैंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन 52 का तो नहीं देखा, छोटा था बहुत, लेकिन 57 से देख रहा हूँ, बूथ कैप्चरिंग होती थी। इसका ये मतलब नहीं कि बूथ कैप्चर होना चाहिए, लेकिन जब आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, EVM ठीक है, सब कुछ ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस ठीक है, जब हारते हैं तो नहीं है, ये गलत है, सुधार की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सारी संवैधानिक संस्थाओं पर को खत्म कर दीजिए तो केओस में चले जाइए। मैं उसका थे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं, ऐसा है। अरे जो ये बोल रहे हैं, वो बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। मैं मानता हूं कि सुधार की जरूरत है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का सम्मान भी होना चाहिए। यह कहना कि जुडिशरी खत्म, इलेक्शन कमीशन खत्म, सब एक पार्टी ने ये कर लिया, ये गलत है। इससे जानते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर होंगे और नॉन डेमोक्रेटिक ताकत पैदा होंगे। हम पूछते हैं क्यों एक ही आदमी के और एक ही परिवार के हाथ में राजनीतिक सत्ता है। गांधी जी ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, आजाद का, क्यों नहीं डिसॉल्व हुआ, उल्टे एक परिवार के हाथ में चला गया। व्हाट इज स्पेशल अबाउट राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। उसी तरह बीजेपी में भी जो लोग नॉन रिपब्लिकन स्पिरिट वाले हैं, उनके यहाँ भी ये प्रवृत्ति पैदा हुई है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी बहुत ये है, RJD का देख लीजिए, लालू जी नहीं रहे, उनकी पत्नी बन गई, जिनको दस्तखत करने में भी परेशानी थी,
तेजस्वी बन गए, वहां मुलायम सिंह के बाद में व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स? क्या देश की आजादी इसीलिए लड़ी गई थी? यही डेमोक्रेसी है। और जब आपके पक्ष में चुनाव का फैसला जाता है तो आप ठीक है, और जब आपके खिलाफ जाता है तो चुनाव गलत है। ये कहाँ लॉजिक है? तो मैं उस पर स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा। वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं जेन्युइन, वो सब कुछ सह रही है, वो जागृत नहीं हो रही है, वो सतत प्रेशर नहीं बन रहा है। और मध्ययुगीन राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, जाति, धर्म, एथनिसिटी, रीजनलिज्म के नाम पर राजनीति हो रही। और केवल ये बिहार में नहीं हो रही, महाराष्ट्र में हो रही, पूरे देश में हो रही, तमिलनाडु में हो रही, कर्नाटक में हो रही, इवन केरला में हो रही। रिलीजन का उपयोग हो रहा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और इसमें सभी पार्टियां कहीं न कहीं, कोई कम कोई अधिक, लिप्त है। इवन जो कोई पार्टी का नाम नहीं ले सकते जो इसको छोड़कर राजनीति कर रही था, वामपंथी पार्टियों में था, लेकिन वो भी अब मौका परस्त हो रही है, वो भी मौका परस्त हो रही है। वामपंथी पार्टियों का तो जन्म ही हुआ था कि क्लास पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जब वामपंथी जनाधार खत्म हुआ आस्ते आस्ते, तो वामपंथी पार्टी भी क्लास पॉलिटिक्स से निकल करके कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ जनाधार के लिए, हाँ, ये चुनाव जीतने के लिए, और ऐसी ताकतों के साथ लेकिन एक बात रही है साथ आ रही है। जब जात धर्म का राजकारण नहीं करे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो जनाधार नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिलेगा तो रहिए आप उसी में वो सत्ता में रहेंगे, आप सत्ता में नहीं रहिएगा। हाँ, ऐसे कुछ कोई पार्टी है? अरे हम मानते नहीं, लेकिन अरे वो सत्ता में रहेंगे तो है ही सत्ता, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स ये है कि वो, तो फिर रोजगार का सवाल उठाने का क्या मतलब है? या तो वो सत्ता में रहेंगे या आप सत्ता में रहेंगे। आपसे मतलब है आम जनता, तय कर लीजिए। उनको तो सूट करता है। एक पुल बनाने से जितना फायदा नहीं होता उतना किसी जात का नाम लेने से फायदा होता है। एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट से जितना फायदा नहीं होता है उतना किसी धर्म का नाम लेने से। अर्थपूर्ण बात है कि एक विकास को छोड़कर जात को कितना महत्व दिया गया है। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। एक खास जाति को गाली दे दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। एक खास धर्म को गाली दे दीजिए, आप वोट जीत जाएंगे। आप बनाते रहिए पुल, तो उनको सत्ता चाहिए तो रास्ता आसान ढूंढेंगे, लेकिन उस जनता का क्या? तो जनता तो सत्ता में आएगी नहीं, और जनता को भी आना चाहिए, अपने मुद्दे उठाना चाहिए। मान लीजिए स्कूल सिस्टम ध्वस्त है, गांव के लोग क्यों नहीं स्कूल में शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं? गांधी जी का देश है। सत्याग्रह क्यों नहीं होता है? क्यों आवाज नहीं उठती है? अगर स्कूल में शिक्षक नहीं आते, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है, क्यों नहीं आते? रोजगार के सवाल पर एक्सेप्ट इलेक्शन के वक्त कब आप देखते हैं बातचीत होते हुए? नहीं होता है। प्लान पर कब बात होती है? जब चुनाव आता है। जर्नलिस्ट भी एक्टिव होते हैं और भी होते हैं। नॉर्मल कोर्स में कहाँ डिस्कशन होता है डेवलपमेंट? इवन यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। हमेशा के लिए डिस्कस करना चाहिए। और मेरिट की अवहेलना होती है, मेरिट की अवहेलना होती है। मेरिटोरियस लोग हर जगह हैं, तो जो लोग नॉन मेरिटोरियस है वो सत्ता में आ रहे हैं, और जो मेरिटोरियस है वो पीछे पड़ रहे हैं। तो आपको विकास कैसे होगा? हर चीज में मेरिट चाहिए, एजुकेशन में मेरिट चाहिए, स्वास्थ्य में मेरिट चाहिए। अब सब चीज आप तय कर रहे हैं जात धर्म गुटबाजी पार्टी के नाम पर। सत्ता आपकी बने रहेगी, लेकिन तब कैसे शिक्षा सुधरेगी, कैसे स्वास्थ्य सेवा सुधरेगी, कैसे आर्थिक विकास होगा अगर मेरिट नेग्लेक्टेड होगा? और ये मेरिट किसी खास जाति की विरासत नहीं है। हर जात में अंबेडकर कहाँ से आते थे? आप कल्पना कीजिए। उसी तरह जो इंटरमीडिएट कास्ट है उसमें भी मेरिट है, नीतीश में भी मेरिट है, लालू में भी मेरिट है, अपनी तरह का मेरिट है ना। तो आपको उनको अवसर देना होगा, मेरिटोरियस लोगों को, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, इवन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में मेरिट की जरूरत। नॉन मेरिट, आपका जन्म हुआ किसी खास परिवार के, आप हो गए तो प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री बन जाइएगा। तो हर जगह मेरिट की अवहेलना हो रही है, और खास करके उनके साथ अन्याय हो रहा है जो मेरिट वाले हैं, चाहे पुरुष हो या नारी हो, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो या पॉलिटिक्स हो, जिनकी कोई खानदानी विरासत नहीं है। हमको हर फ्रंट पर सभी क्षेत्र के ऊपर। और तभी तो अगर सत्ता ऐसे लोगों के पास होगा जो सत्ता इसलिए हासिल कर लेते हैं कि उनकी जात को मोबिलाइज कर लेते हैं,
जात के आधार पर मोबिलाइज करते हैं पीपुल को, धर्म के नाम पर करते हैं, क्षेत्र के नाम पर करते हैं और परिवार के नाम पर करते हैं, तो फिर विकास उनका एजेंडा रहेगा नहीं। वो सत्ता पर चेक करेंगे और वो भ्रष्ट तरीके से ही सही वो अपने लिए धन जमा करेंगे और ऐसे लोगों से हो यही रहा। और जैसा मैंने कहा कि एक नए युग के लिए आपको मेरिट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसमें जहां से भी मेरिट आवे, हर जाति धर्म में मेरिट है और किसी नैरो कंसिडरेशन के उनको आगे आना होगा और जनता को आगे आना होगा कि हमको विकास चाहिए। आर्थिक विकास ही नहीं चाहिए, सामाजिक विकास के भी पक्ष में हो, सोशल जस्टिस होना चाहिए। कुछ जातियों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है, तो उसको एक तरीका है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से, शिक्षा स्वास्थ्य के डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसे लोग जो पीछे छूट गए हैं उनको सामने लाना चाहिए, उनको नेतृत्व देना चाहिए, हर जगह नेतृत्व देना चाहिए। यही मेरा मत। येथे एन के चौधरी, आपने बघितलं असेल की त्यांचा आक्रमकपणा कशावरती आहे की सोशल जस्टिसवरती सुरुवातीपासून लढाई झाली आणि त्यांचा फोकस म्हणजे त्यावेळेच्या नेत्यांचा लालू प्रसाद यादवपासून पुढच्याही इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट जे आहे, आर्थिक विकास जो आहे त्याच्यावरती फार कमी होता। त्याच गोष्टीमुळे पुढच्या काळामध्ये विकास होऊ शकला नाही। परंतु मी क्लास म्हणजे सगळ्या राजकारण्यावर बोलतो की सगळं जात धर्म बाजूला ठेवून तुमचा इकॉनॉमीवरती फोकस असला पाहिजे, परंतु सगळ्यांनी आपापले कुटुंब पुढे केलेत। स्वातंत्र्याचा हा काय अर्थ नव्हता आणि जाती जनगणना ही सुद्धा फूट पाडूनच सत्ता मिळवण्याचे क्षेत्र आहे असे त्यांना असं वाटतंय आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर भाष्य केलंय की एक परिवारवाद काय असतो, यांनी काय कमवलं असं की ते सगळे नेते होऊ शकतात। अशा अनेक अंगाने बिहारच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सध्याची परिस्थिती त्यांनी थेट भाष्य केले। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।